अडल्ट वेबसाइट्स फॉर अडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और लाइफ में एक न एक बार तो आपने भी ये वेबसाइट ज़रूर विज़िट की होंगी। डेटा ये शो कराता है कि वर्ल्ड की टॉप अडल्ट फिल्म वेबसाइट पर हर मंथ 13 बिलियन विजिट्स आते हैं और जो सेकंड टॉप वेबसाइट है उस पर 9 बिलियन विजिट्स। अब कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन लाइफ में एक ना एक बार तो सब ने ये वेबसाइट्स ज़रूर विजिट की हैं। आज के समय जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब एक सेकंड में अराउंड 28,000 यूज़र्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे और आपको जानकर ये हैरानी होगी, लेकिन हर एक सेकंड में इस कंटेंट के ऊपर 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेयर आता है ये फ्री में नहीं आता। इस इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कुछ ऐसा चलता है जिसे जानने के बाद शायद आप खुद अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का रिगार्ड करेंगे। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से ज़्यादा अडल्ट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। अबील कैरन हब, फेक टैक्सी, ब्रेजर्स या फिर जितनी भी अडल्ट वेबसाइट्स हैं आज तक आपने सुनी होंगी, इन सब को सिर्फ एक ही कंपनी ऑन करती है। यानी पूरी अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखना पसंद करता है। सो आज इस पूरे एम्पायर को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि ये जो 5 सेकंड का प्लेयर सबको मिलता है इसका क्या कॉस्ट होता है, इंडस्ट्री के बैक हैंड पर क्या चलता है और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोग सैक्रिफाइस होते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Naughty America. Nobody does it better. अर्ली 2000 में जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था तब हर तरीके का कंटेंट देखने के लिए लोग सीडी और डीवीडी का यूज़ किया करते थे। अब चाहे वो मूवीज़, टीवी शोज़ या फिर अडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडी के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विवर्ट एंटरटेनमेंट, जिनका एनुअल रेवेन्यू उस टाइम $100 मिलियन का था। लेकिन फिर ईयर बाय ईयर इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लगा, यूट्यूब और वीमो जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गए। फिर 2005 से 2008 तक की डीवीडीज की सेल्स 86% से ड्रॉप हो गई। मैट केजर, स्टीफन मोनस, फेरिस एंथोन, ओसम यूसुफ, साल 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप इंटरनेट पर कुछ पैसे कमाने के लिए डिफरेंट नीचेस में वेबसाइट क्रिएट किया करता था। उसी दौरान इन्होंने कुछ अडल्ट वेबसाइट्स क्रिएट की। उसे 2 सेगमेंट में रखा गया, पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट्स यानी कि फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट्स के लिए पूरा एरिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बेसिकली ट्यूब साइट्स अडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब सिंपल कंटेंट के लिए। इवन इनके नाम भी यूट्यूब से इंस्पायर थे, रेड ट्यूब, यूपोर्न, बट यूट्यूब साइट्स पर सिर्फ री अपलोडेड कंटेंट अवेलेबल था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था। इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्रेजर्स। बेसिकली एक हॉलीवुड लाइक प्रोडक्शन कंपनी बट फॉर अडल्ट फिल्म्स। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में ज़्यादा सक्सेस मिलने लग गई और उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और सिर्फ साल 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को पूरे तरीके से डोमिनेट करने लग गई। और उसी साल मैट केजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था conhub.com, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री अडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट्स लोगों के बीच में तेज़ी से पॉपुलर होने लग गई। साथ में ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब इन चारों ने अपने बिजनेस को सीक्रेट रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचाने के लिए एक पेरेंट कंपनी बनाई जिसका नाम था मैनविन, और अपनी सारी अडल्ट वेबसाइट्स को मैनवाइल के अंदर इंपुट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट के कारण उन्हें अपनी ये सारी अडल्ट वेबसाइट्स सेल करनी पड़ गई और इन्हें बाय किया फैबन थेलमन ने। फैबन लेमान कंपनी का ओनर था।
जिसके अंडर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी अडल्ट वेबसाइट्स आया करती थी। और अब उसके पास ब्लेजर्स, पोर्नहब और बाकी की भी ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी अडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ओनर होगा, फैबन थेलमान। प्रोफेशनल वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूज़र्स ने वेबसाइट्स के एड्स और बैनर पर क्लिक किया है और उसके बेसिस पर कमीशन कैलकुलेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर से कमाए गए पैसों से फैबन थेलमान सारी अडल्ट वेबसाइट्स को ऑन करना स्टार्ट करने लग गया। 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और फिर 2010 में पोर्नहब और बाकी ट्यूब साइट्स को भी उसने खरीद लिया। फैबन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो अब उसकी ओनरशिप में पोर्नहब और भी तेज़ी से ग्रो करने लग गई, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी वेबसाइट्स को टॉप सर्चिंग में कैसे लाना है। तो अब पोर्नहब को ग्रो कराने के लिए फैबन को फंडिंग की ज़रूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर थे जीपी मॉर्गन और क्लोनल यूनिवर्सिटी। और फिर 2012 में फैबन ने मैनवाइन और मैनसेफ इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंड गीक के नाम से। अब जितनी भी अडल्ट वेबसाइट्स हो या उनकी प्रोडक्शन हो वो सब एक कंपनी के हाथ में थी जिसका नाम था माइंड गीक। ये कंपनी सीक्रेटली सारे अडल्ट कंटेंट को ऑन किया करती थी। ये खुद को एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह प्रेजेंट किया करती थी और अपनी सारी साइट्स को मिलाकर प्रेजेंट में इनके पास अगले 170 साल का कंटेंट है। अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा हेडलाइन या न्यूज़ देखने को नहीं मिलती, सो किसी को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि आखिर ये बैक हैंड पर कैसे काम चलाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली रहना पसंद करती है और ये काफ़ी शेडी भी है। हमें अपने सामने सिर्फ कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने को मिलता है, इसे सब लोग अपनी लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों के हिसाब से ये आज तक की वर्स्ट और बी ग्रेड इंडस्ट्री है। West Indian porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night and I was at a club and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. सबसे पॉपुलर वेबसाइट पर सेक्स चैटिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करने का एलिगेशन भी लगा हुआ है। इवन प्रूव हुआ है। स्पेशली 2024 अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी स्ट्रेंजर ईयर रहा है, जहां काफ़ी ज़्यादा फिल्म स्टार मिस्टीरियसली गायब हुए हैं। अब इस इंडस्ट्री के कुछ जाने माने नाम जैसे कि सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई और इसका रीज़न था इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉइटेशन, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक उनकी डेथ के पीछे का कारण था ड्रग्स ओवरडोज। एमिली विल्सन को भी लेकर सेम न्यूज़ है। आल्सो थानिया फील्ड एंड हर लाइफ ड्यू टू ड्रग्स ओवरडोज एंड मेंटली टॉर्चर। अब सवाल ये किया जाता है कि यहाँ पर किस तरीके के टॉर्चर और एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है। ऑब्वियसली ये तो नाम से ही पता चलता है कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री काम करने के लिए कितनी ज़्यादा पैशनेट होगी। वहाँ पर बहुत ही अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। अब इसका आंसर दिया है लोना रोंडस ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीमली एक्टिविटीज करने के लिए टॉर्चर किया जाता था और अडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट था। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। जितना भी एक्ट हम फिल्म में देखते हैं वो ज़्यादातर ड्रग और अल्कोहल को यूज़ करके शूट किया गया होता है और इस वजह से काफ़ी यंग एज स्टार्स की डेथ हो जाती है। लेकिन हर साल इतने ज़्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं? इसका रीज़न है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। बहुत ही कम समय में ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर सब एक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं आते। मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पर फोर्सफुली ट्रिक करके एंटर करवाया जाता है, यानी उनसे एक्चुअल काम के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इस इंडस्ट्री की काफ़ी कंपनीज पर एलिगेशन भी लगा है कि लोग फोर्सफुली शूट करके डेटा अपलोड कर देते हैं। सेम ही एलिगेशन पोर्नहब पर भी लगा था। इस वेबसाइट पर भी काफ़ी गर्ल्स की कंसेंट के बिना इनकी वीडियोस अपलोड की गई थी। Markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, hosting and promoting graphic videos of
revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. इवन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वीडियोस को उनकी मर्जी के बिना शेयर किया गया, उनकी कंप्लेन के बाद माइंड गीक ने कोई एक्शन नहीं लिया और जब ज़्यादा आउटरीच हुआ तो कैनेडियन पार्लियामेंट ने माइंड गीक पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज और पेमेंट गेटवे ने भी पोर्नहब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। NSYC ने पोर्नहब की पेरेंट कंपनी माइंड गीक को ऐसी 1 करोड़ वीडियोस को रिमूव करने के लिए फोर्स किया। ये वो वीडियोस थे जो फोर्सफुली शूट किए गए थे। फिर फाइनली कैनेडियन पार्लियामेंट कम्युनिटी ने भी पोर्नहब के अगेंस्ट एक्शन लिया और एक रिपोर्ट रिलीज की जिस पर उन्होंने पोर्नहब को ऐसे कंटेंट प्रमोट करने के लिए एक्यूज किया जिसमें फोर्सफुली एक्ट इन्वॉल्व था। पोर्नहब पर हर साल 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं और इतने सारे कंटेंट को माइनीज के कुछ एम्प्लॉयज मैन्युअली एडिट किया करते थे। अडल्ट कंटेंट बहुत ही बड़े नंबर्स में अवेलेबल है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको कंज्यूम करने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट अब हर वेबसाइट पर हर मिनट में 1,35,000 न्यू व्यूज ऐड होते हैं और आज के समय में सबके पास बहुत अर्लियर एज में इंटरनेट एक्सेस आ जाता है। वक्त से पहले पर्सनल फ़ोन और इंटरनेट मिलना इस प्रॉब्लम की एक वजह बनता है, जो है कौन एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो गई है और 16 से 22 साल की एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। वक्त से पहले अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक सर्टन एज तक आपके अंदर इमोशन और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, सो यू डोंट अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। जब कोई इंसान अपनी अर्लियर एज में अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसी मोमेंट पे वो अपनी इनोसेंट खो देता है। उसका वुमेन रिलेशनशिप और वर्ल्ड को देखने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो चाह कर भी वैसे नहीं सोच पाएगा जैसे वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। सैडली हमारी सोसाइटी में अडल्ट फिल्म्स और मूवीज ही सबसे बड़े सेक्स एजुकेटर्स हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जो लोग अडल्ट कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकली एरोगेशन ज़्यादा होता है। इस चीज़ का एडिक्शन एक एंडलेस लूप की तरह होता है। एक बार इस लूप के अंदर आने के बाद बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक रिसर्च ये शो करवाती है कि हमारा ब्रेन 4 गुना डोपामिन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन डेंजरस हो सकती है, स्पेशली अर्लियर एज में ज़्यादा डेंजरस है। जब कोई अर्लियर एज में अडल्ट कंटेंट के वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और फिर ये चीज़ उसके फ्यूचर रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करती है। रियल लाइफ में भी इंसान इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है जो वो इन फिल्म्स में देखता है। कहना काफ़ी आसान है, लेकिन इस एडिक्शन पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलें दैट्स ऑल रैप दिस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।